धरती एक ऐसा ग्रह जिसके बारे में इंसान ने अंतरिक्ष तक पहुंचकर भी बहुत कुछ जान लिया, लेकिन क्या हम अपनी धरती के भीतर छिपे रहस्यों को वास्तव में जानते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि हजारों वर्षों से भारत के प्राचीन ग्रंथ धरती के भीतर छिपी एक ऐसी दुनिया का वर्णन करते आए हैं जहां साधारण मनुष्य नहीं बल्कि दिव्य नागों का निवास है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? कहा जाता है वहां ऐसे महल हैं जो सोने से नहीं बल्कि स्वयं प्रकाश देने वाले दिव्य रत्नों से बने हैं। वहां ऐसे प्राणी रहते हैं जो इच्छा अनुसार अपना रूप बदल सकते हैं और जिनके पास ऐसी शक्तियां हैं जिनकी कल्पना भी आधुनिक विज्ञान आज तक नहीं कर पाया। लेकिन यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य। क्या नागलोक वास्तव में मौजूद है या ये केवल हजारों वर्षों से सुनाई जा रही एक पौराणिक कथा है? हैरानी की बात यह है कि केवल पुराण ही नहीं, महाभारत, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और अनेक प्राचीन ग्रंथ नागलोक का उल्लेख करते हैं। इतना ही नहीं, महाभारत में ऐसे कई पात्रों का वर्णन मिलता है जो कथाओं के अनुसार स्वयं नागलोक तक पहुंचे थे। लेकिन यदि ये सब सच था तो फिर आज नागलोक कहाँ है? क्या वो पृथ्वी के भीतर छिपा है? क्या वहां पहुंचने का कोई गुप्त मार्ग है या हम हजारों वर्षों से किसी गहरे प्रतीक को एक वास्तविक स्थान समझते आ रहे हैं? और अब कहानी में आता है विज्ञान, जो कहता है पृथ्वी के भीतर सिर्फ चट्टानें हैं, पिघला हुआ लावा है और हजारों डिग्री तापमान वाला धातु का केंद्र जहां किसी भी सभ्यता का जीवित रहना लगभग असंभव है। तो फिर सवाल वही है, सच कौन कह रहा है, शास्त्र या विज्ञान? या सच इन दोनों के बीच कहीं छिपा हुआ है? आज हम किसी एक पक्ष को सही साबित करने नहीं आए हैं। हम इस रहस्य की जांच करेंगे 4 अलग अलग दृष्टिकोणों से: शास्त्र, इतिहास, पुरातत्व और आधुनिक विज्ञान। और इस यात्रा के अंत में फैसला आपका होगा। लेकिन एक चेतावनी है, इस वीडियो का आखिरी निष्कर्ष शायद नागलोक के बारे में आपकी वर्षों पुरानी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर पल में एक नया रहस्य छिपा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है भारत के सबसे रहस्यमयी लोक की खोज। नागलोक। क्या नागलोक वास्तव में पृथ्वी के अंदर मौजूद है? नागलोक क्या है? हजारों वर्षों से जब भी नागलोक का नाम लिया जाता है, हमारे मन में सबसे पहले एक ही चित्र उभरता है। धरती के नीचे सांपों से भरी एक रहस्यमयी दुनिया। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है या हमने सदियों से नागलोक को गलत समझा है? यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग पहली गलती कर बैठते हैं, क्योंकि नाग का अर्थ हमेशा सांप में ही होता। वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में नागों को केवल विषैले जीव नहीं बल्कि अत्यंत बुद्धिमान, दिव्य, शक्तिशाली और रहस्यमयी प्राणियों के रूप में वर्णित किया गया है। कई चित्रों में उनका ऊपरी शरीर मनुष्य जैसा और निचला भाग सर्प जैसा दिखाया गया है। लेकिन कुछ ग्रंथ इससे भी आगे की बात कहते हैं। उनके अनुसार नाग अपनी इच्छा से मानव रूप भी धारण कर सकते थे, यानी वे केवल जीव नहीं बल्कि एक विकसित सभ्यता का हिस्सा भी हो सकते थे। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर उनका निवास कहाँ था?
संस्कृत में लोक का अर्थ केवल कोई जगह नहीं होता। लोक अर्थात एक संसार, एक आयाम, एक ऐसा अस्तित्व जहां रहने वाले प्राणियों की अपनी अलग व्यवस्था। इसीलिए देवलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, कैलाश और नागलोक, इन सभी को केवल भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि अलग अलग लोक कहा गया है। यहीं से नागलोक का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। अब एक और प्रश्न, अगर नागलोक है तो पाताल लोक क्या है? क्या दोनों एक ही हैं या दो अलग अलग स्थान? अधिकांश लोग इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन शास्त्र कुछ और कहते हैं। पुराणों के अनुसार पाताल कोई एक स्थान नहीं बल्कि 7 विशाल अधोलोकों का समूह है, जिनके नाम हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। लेकिन यहीं आता है सबसे रोचक तथ्य। इन 7 अधोलोकों में महातल और रसातल का संबंध विशेष रूप से नागों से बताया गया है और कई पुराणों में नागलोक को इन्हीं क्षेत्रों के भीतर नागों के मुख्य निवास स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। यानी हर पाताल नागलोक नहीं है, लेकिन नागलोक पाताल के भीतर स्थित एक विशेष दिव्य क्षेत्र माना गया है। अब यदि आपके मन में ये चित्र बन रहा है कि पाताल का अर्थ अंधेरा, डरावना और नरक जैसा स्थान होगा, तो शायद आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि पुराण कुछ बिल्कुल अलग बताते हैं। उनके अनुसार नागलोक अंधकार का नहीं बल्कि अद्भुत सौंदर्य का लोक था, जहां विशाल महल थे, रत्नों की चमक सूर्य के प्रकाश जैसी थी। वहां नदियां थीं, उद्यान थे, दिव्य भवन थे और असीम संपत्ति थी। इतना ही नहीं, कई ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि वहां के रत्न स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते थे। सवाल यह है, क्या यह केवल कल्पना थी या प्राचीन ऋषि किसी ऐसी सभ्यता का वर्णन कर रहे थे जिसे आज हम समझ नहीं पा रहे? लेकिन नागलोक का रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि यदि नाग वास्तव में अस्तित्व में थे तो उनका राजा कौन था? क्या उनका भी कोई साम्राज्य, कोई शासन और कोई इतिहास था? और महाभारत में बार बार जिन नामों का उल्लेख मिलता है, शेषनाग, वासुकी, तक्षक, क्या वे केवल पौराणिक पात्र थे या उनके पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जो हजारों वर्षों से अनसुलझा है? अगले अध्याय में हम जानेंगे नागराजों का वास्तविक इतिहास और शास्त्रों में वर्णित उनकी अद्भुत शक्तियों का रहस्य, क्योंकि यहीं से नागलोक की कहानी और भी रहस्यमयी होने वाली है। शास्त्रों में नागलोक का वर्णन। नागराजों का रहस्य। किसी भी रहस्य को समझने से पहले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है, उसका पहला प्रमाण कहाँ मिलता है? क्या नागलोक केवल लोक कथाओं की उपज है या वास्तव में प्राचीन ग्रंथों में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है? यदि उत्तर दूसरा है, तो फिर कौन कौन से ग्रंथ और उन्होंने नागलोक के बारे में क्या कहा है? आइए समय का पहिया हजारों वर्ष पीछे घुमाते हैं। महाभारत, जहां नागलोक केवल एक नाम नहीं, एक संसार है। जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो हमें केवल कुरुक्षेत्र का युद्ध ही नहीं मिलता, वहां नागों का भी एक विशाल संसार दिखाई देता है। महाभारत में
वासुकी, तक्षक, अनंत और अनेक नागों का बार बार उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं, कुछ प्रसंगों में मनुष्य और नाग एक दूसरे से संवाद भी करते हैं। ये केवल प्रतीकात्मक वर्णन नहीं लगता, बल्कि मानो दो अलग अलग सभ्यताओं का संपर्क हो रहा हो। लेकिन महाभारत अकेला ग्रंथ नहीं है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण क्या कहते हैं? विष्णु पुराण नागों की उत्पत्ति, उनकी वंशावली और उनके निवास का विस्तार से वर्णन करता है। यही हमें पता चलता है कि नागों को केवल जीव नहीं, बल्कि एक संगठित नागवंश के रूप में देखा गया। दूसरी ओर भागवत पुराण हमें एक ऐसा दृश्य दिखाता है जो भारतीय संस्कृति की सबसे प्रसिद्ध छवियों में से एक है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में अनंत शेष की शैया पर योग निद्रा में विराजमान है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, यदि शेषनाग केवल एक साधारण सर्प होते तो उन्हें ब्रह्मांड का आधार क्यों कहा जाता? यहीं से रहस्य और गहरा हो जाता है। क्या शेषनाग वास्तव में एक सर्प थे? पुराणों के अनुसार अनंत शेष के हजारों फन हैं और उनके फनों पर अनगिनत लोग टिके हुए हैं। यदि इसे शाब्दिक रूप से पढ़ा जाए तो ये आधुनिक विज्ञान से मेल नहीं खाता। लेकिन कई विद्वान इसे एक गहरे प्रतीक के रूप में समझते हैं। उनके अनुसार शेषनाग अनंत काल, ब्रह्मांडीय संतुलन और सृष्टि की निरंतरता का प्रतीक है। यानी संभव है प्राचीन ऋषि ब्रह्मांड के ऐसे सिद्धांतों को प्रतीकों के माध्यम से समझा रहे थे जिन्हें उस समय शब्दों में समझाना आसान नहीं था। अब आते हैं वासुकी पर। यदि भारतीय पौराणिक कथाओं का सबसे महान दृश्य चुना जाए तो समुद्र मंथन निश्चित रूप से उनमें से एक होगा। लेकिन क्या आपने गौर किया, देवताओं और दैत्यों ने रस्सी के रूप में किसे चुना? वासुकी नाग। ये कोई साधारण सम्मान नहीं था। इससे संकेत मिलता है कि वासुकी अत्यंत शक्तिशाली और देवताओं द्वारा भी आदरणीय थे। लेकिन वासुकी के बाद एक ऐसा नाग आता है जिसका नाम सुनते ही महाभारत की सबसे दुखद घटनाओं में से एक याद आती है, तक्षक। मित्र या शत्रु? महाभारत के अनुसार राजा परीक्षित ऋषि के शाप के कारण तक्षक नाग के दंश से मृत्यु को प्राप्त हुए। यह घटना इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसके बाद राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ का आयोजन किया। एक ऐसा यज्ञ जिसका उद्देश्य था पूरे नागवंश का विनाश। लेकिन यही कहानी पलट जाती है। क्या सभी नाग वास्तव में दुष्ट थे, या ये मनुष्यों और नागों के बीच एक बड़े संघर्ष की कहानी थी? इसका उत्तर हमें आगे मिलेगा। शास्त्रों में केवल 3 या 4 नागों का ही उल्लेख नहीं मिलता। करकोटक, पद्म, महापद्म, कुलिक, शंख जैसे अनेक नागों का वर्णन मिलता है। कुछ ज्ञान के प्रतीक हैं, कुछ रक्षा के और कुछ मायावी शक्तियों के। यानी नागों की दुनिया हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल थी। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है, यदि नागराज इतने शक्तिशाली थे तो क्या किसी मनुष्य ने उन्हें अपनी आंखों से देखा था? क्या कोई वास्तव में नागलोक तक पहुंचा था? हैरानी की बात यह है, महाभारत का उत्तर है हाँ। और अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे अर्जुन एक नाग कन्या के साथ नागलोक पहुंचे, कैसे भीम को वहां ऐसी शक्ति मिली जिसने उन्हें महाभारत का सबसे बलशाली योद्धा बना दिया। और क्या ये केवल कथाएं हैं या इनके पीछे छिपा है
इतिहास का कोई अनकहा सच। क्या सचमुच इंसान नागलोक पहुंचे थे? अब तक हमने जाना कि शास्त्र नागलोक का उल्लेख करते हैं, नागराजों का भी वर्णन करते हैं, लेकिन एक सवाल अब भी अनुत्तरित है। क्या किसी मनुष्य ने वास्तव में नागलोक देखा था? अगर उत्तर हाँ है तो वो कौन था? हैरानी की बात यह है, महाभारत ऐसी एक नहीं बल्कि कई घटनाओं का वर्णन करता है, और सबसे पहली कथा जुड़ी है महान धनुर्धर अर्जुन से। वनवास के दिनों में अर्जुन गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक पानी के भीतर एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। कल्पना कीजिए, एक योद्धा जो सैकड़ों युद्ध जीत चुका है, वो भी उस शक्ति का विरोध नहीं कर पाया। जब अर्जुन ने आंखें खोली तो वो किसी साधारण स्थान पर नहीं थे। उनके सामने था एक भव्य लोक, रत्नों से जगमगाते महल, अद्भुत स्थापत्य और नागों का एक विशाल साम्राज्य। यहीं उनकी भेंट हुई उलूपी से, एक नाग कन्या जिसने स्वयं अर्जुन को नागलोक लाया था। महाभारत के अनुसार उलूपी और अर्जुन का विवाह हुआ और उनसे इरावान नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिसने आगे चलकर महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन क्या ये पूरी घटना शाब्दिक रूप से समझी जानी चाहिए, या ये दो अलग अलग समुदायों के संपर्क का प्रतीक है? इतिहासकार और धर्मविद आज भी इस प्रश्न पर एक मत नहीं है। महाभारत का एक और प्रसिद्ध प्रसंग, दुर्योधन भीम से ईर्ष्या करता था। कथा के अनुसार उसने भीम को विष मिला भोजन खिलाया और बेहोशी की अवस्था में उन्हें नदी में फेंक दिया। सबको लगा भीम की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन असल कहानी अब शुरू होती है। महाभारत के अनुसार बहते बहते भीम नागों के लोक में पहुंचे। वहां कुछ नागों ने उन्हें पहचान लिया, क्योंकि कथा के अनुसार उनका संबंध नागवंश से भी जुड़ा हुआ था। पहले उन्हें नागों ने डांसा, लेकिन विष का विष से प्रभाव समाप्त हो गया। फिर उन्हें एक दिव्य पेय पिलाया गया, जिसे कई कथाओं में अमृत तुल्य रस कहा गया है। उसके बाद जब भीम लौटे तो उनकी शक्ति पहले से कई गुना अधिक बताई गई। क्या यह सचमुच किसी दिव्य औषधि का प्रभाव था, या यह शक्ति भीम के साहस और पुनर्जन्म का प्रतीक थी? शास्त्र कथा बताते हैं, लेकिन उनकी व्याख्या आज भी अलग अलग की जाती है। अब एक और घटना जो शायद नागों और मनुष्यों के संबंध की सबसे महत्वपूर्ण कहानी है। राजा जन्मेजय अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। उन्होंने एक भयानक सर्प यज्ञ कराया। कथा के अनुसार उस यज्ञ की अग्नि हर नाग को खींचकर अपने भीतर ले जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा नागवंश समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसी समय एक युवा ऋषि आस्तिक यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने राजा को समझाया कि क्रोध में पूरे एक वंश का विनाश धर्म नहीं हो सकता। राजा ने यज्ञ रोक दिया और नागवंश बच गया। ये कथा केवल नागों की नहीं, बल्कि क्षमा, संतुलन और प्रकृति के प्रति सम्मान की भी शिक्षा देती है। लेकिन अब तक की हर कथा में एक बात समान थी, नागलोक हमेशा नीचे बताया गया। तो क्या इसका अर्थ
वास्तव में पृथ्वी के भीतर था या अधोलोक का अर्थ कुछ और ही है। और जब आधुनिक विज्ञान पृथ्वी के भीतर झांकता है तो उसे क्या दिखाई देता है? क्या विज्ञान और शास्त्र कभी एक दूसरे से मिल सकते हैं? यही होगा हमारी डॉक्यूमेंट्री का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। अगले भाग में क्या नागलोक वास्तव में पृथ्वी के अंदर है? यहीं से रहस्य अपनी सबसे कठिन परीक्षा में प्रवेश करेगा। क्या नागलोक वास्तव में पृथ्वी के अंदर है? अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरी डॉक्यूमेंट्री के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। क्या नागलोक सचमुच पृथ्वी के अंदर मौजूद है? यही वो सवाल है जिसने हजारों वर्षों से संतों, विद्वानों, इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर इतना सरल नहीं है, क्योंकि यहाँ शास्त्र और विज्ञान दोनों अलग अलग भाषा बोलते हैं। सबसे पहले शास्त्रों की बात करते हैं। अनेक पुराणों में नागलोक को अधोलोक या पाताल में बताया गया है। लेकिन क्या अधोलोक का अर्थ वास्तव में धरती के नीचे हजारों किलोमीटर गहराई है? यहीं सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। भारतीय दर्शन में लोक हमेशा भौगोलिक स्थान नहीं होता। कई बार लोक का अर्थ होता है अस्तित्व का एक अलग स्तर। जिस प्रकार स्वर्गलोक, देवलोक, वैकुंठ और कैलाश सिर्फ नक्शे पर दिखाई देने वाले स्थान नहीं माने जाते, उसी प्रकार पाताल और नागलोक को भी एक अलग लोक या एक अलग आयाम के रूप में समझा जाता है। यानी संभव है प्राचीन ऋषि किसी ऐसी वास्तविकता का वर्णन कर रहे हों जिसे हम आज आधुनिक भाषा में पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन अब देखते हैं विज्ञान क्या कहता है। आधुनिक भूविज्ञान के अनुसार पृथ्वी 4 मुख्य भागों में विभाजित है। भूपर्पटी, जहां हम रहते हैं, इसके नीचे हजारों किलोमीटर तक फैला मेंटल, जहां चट्टानें अत्यधिक ताप और दबाव में धीरे धीरे बहती रहती हैं। उसके बाद आता है बाहरी कोर, जो मुख्यतः द्रव लोहे और निकेल से बना है। और सबसे भीतर आंतरिक कोर, जहां तापमान लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इतना ताप कि अधिकांश ज्ञात पदार्थ उस वातावरण में वैसे नहीं रह सकते जैसे हम उन्हें जानते हैं। तो यदि विज्ञान सही है तो पृथ्वी के भीतर एक विशाल मानव जैसी सभ्यता का अस्तित्व कैसे संभव होगा? आज तक भूकंपीय तरंगों, गहरे भूवैज्ञानिक अध्ययनों और अन्य वैज्ञानिक अनुसंधानों में ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला जो ये सिद्ध करे कि पृथ्वी के भीतर नागलोक जैसा कोई विशाल शहर या उन्नत सभ्यता मौजूद है। यही कारण है कि आधुनिक विज्ञान नागलोक को भौतिक स्थान के रूप में स्वीकार नहीं करता। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। विज्ञान ये भी स्वीकार करता है कि पृथ्वी के बारे में हम अभी भी सब कुछ नहीं जानते। समुद्र की गहराइयों से लेकर धरती के भीतर की संरचना तक कई प्रश्न आज भी शोध का विषय है। लेकिन ध्यान रखिए, अभी तक पूरी तरह न जान पाना और किसी विशेष दावे का प्रमाण मिल जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसीलिए आज की उपलब्ध वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर नागलोक के भौतिक अस्तित्व की पुष्टि नहीं की जा सकती। कुछ विद्वानों का मानना है कि नागलोक किसी भूमिगत शहर का नहीं, बल्कि ज्ञान, ऊर्जा और चेतना के एक स्तर का प्रतीक हो सकता है। हालांकि
ये एक दार्शनिक व्याख्या है, कोई स्थापित वैज्ञानिक तथ्य नहीं। यही कारण है कि इस विषय पर अलग अलग मत मौजूद हैं। लेकिन अगर विज्ञान नागलोक की पुष्टि नहीं करता, तो फिर भारत में ऐसी कौन सी गुफाएं हैं जिन्हें सदियों से नागलोक का प्रवेश द्वार माना जाता है? क्या उन गुफाओं में सिर्फ आस्था छिपी है, या कोई ऐसा रहस्य जो आज भी लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है? अगले अध्याय में हम पहुंचेंगे भारत की सबसे रहस्यमयी गुफाओं में से एक, जहां कहा जाता है पाताल का मार्ग आज भी मौजूद है। क्या ये केवल मान्यता है, या इसके पीछे कोई ऐसा सच जो आपको चौंका दे? क्या भारत में नागलोक का प्रवेश द्वार मौजूद है? कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी गुफा के सामने खड़े हैं जहां सदियों से लोग श्रद्धा, भय और रहस्य तीनों भाव लेकर आते रहे हैं। कहा जाता है कि इन गुफाओं के भीतर सिर्फ चट्टानें नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया के संकेत छिपे हैं जिसे कुछ लोग नागलोक का मार्ग मानते हैं। लेकिन क्या यह सच है, या सिर्फ एक प्राचीन मान्यता? उत्तराखंड की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है पाताल भुवनेश्वर। ये गुफा सदियों से आस्था और रहस्य का केंद्र रही है। मान्यता है कि इसके भीतर अनेक देवी देवताओं का दिव्य निवास है, और यहीं से पाताल लोक तक मार्ग जाता है। गुफा के भीतर प्राकृतिक चट्टानों की ऐसी आकृतियां दिखाई देती हैं जिन्हें श्रद्धालु शेषनाग, भगवान गणेश और अन्य दिव्य प्रतीकों से जोड़ते हैं। लेकिन भूविज्ञान के अनुसार ये आकृतियां हजारों वर्षों में पानी की बूंदों और खनिजों से बनी प्राकृतिक संरचनाएं हैं। तो क्या ये केवल प्रकृति की अद्भुत कला है, या प्रकृति के माध्यम से व्यक्त हुई मानव आस्था? निर्णय आपका है। अब चलते हैं हिमालय की ओर। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित है शेषनाग झील। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस झील का संबंध शेषनाग से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि कभी-कभी झील के शांत जल में विशाल नाग जैसी आकृतियां दिखाई देती हैं। लेकिन क्या यह वास्तव में कोई अलौकिक घटना है, या प्रकाश, लहरों और मानव कल्पना का प्रभाव? आज तक इस प्रकार की किसी भी घटना का कोई सत्यापित वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। फिर भी ये स्थान लाखों श्रद्धालुओं के लिए गहरी आस्था का केंद्र बना हुआ है। यदि आपने भारत के प्राचीन मंदिरों पर ध्यान दिया हो, तो एक बात अवश्य देखी होगी, नाग लगभग हर जगह दिखाई देते हैं। शिव मंदिर, विष्णु मंदिर, जैन मंदिर, बौद्ध कला, हर जगह सर्प किसी न किसी रूप में उपस्थित है। लेकिन क्यों? क्या ये केवल सजावट थी, या सर्प ज्ञान, रक्षा, उर्वरता और पुनर्जन्म का प्रतीक था? इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में नाग प्रकृति और जीवन शक्ति के महत्वपूर्ण प्रतीक थे। यहीं एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। किसी स्थान से जुड़ी धार्मिक मान्यता उसकी सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाती है, लेकिन वो अपने आप वैज्ञानिक प्रमाण नहीं बन जाती। इसी प्रकार किसी वैज्ञानिक अध्ययन का किसी धार्मिक विश्वास का समर्थन न करना उस विश्वास का अपमान भी नहीं है। दोनों अपने अपने दृष्टिकोण से वास्तविकता को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर नागलोक सिर्फ कथाओं तक सीमित था, तो फिर इतिहास में नागवंश नाम के राजा और राज्य
क्यों मिलते हैं? क्या वे केवल संयोग थे या पौराणिक नागों के पीछे वास्तव में एक ऐतिहासिक समुदाय मौजूद था? अगले अध्याय में हम खोजेंगे नागवंश का इतिहास, क्योंकि यहीं से मिथक और इतिहास पहली बार एक दूसरे के इतने करीब दिखाई देते हैं। क्या नागवंश वास्तव में अस्तित्व में था? अब तक हमने शास्त्र देखे, आस्था देखी और विज्ञान की बात भी सुनी, लेकिन अब कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है, क्योंकि इस बार हम किसी पुराण की नहीं बल्कि इतिहास की बात करेंगे। और जो तथ्य अब सामने आने वाले हैं वे शायद आपको चौंका दें। क्या नाग केवल पौराणिक पात्र थे? जब इतिहासकार प्राचीन भारत के अभिलेखों, शिलालेखों और सिक्कों का अध्ययन करते हैं तो उन्हें बार बार एक नाम दिखाई देता है, नाग। लेकिन यहाँ नाग का अर्थ विशाल सर्प नहीं, बल्कि एक राजवंश या जनजाति भी हो सकता है। इतिहासकारों के अनुसार ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में मध्य भारत के कई क्षेत्रों में ऐसे शासकों का उल्लेख मिलता है जिन्हें नाग राजाओं के नाम से जाना गया। विदिशा, पद्मावती, कांतिपुरी और आसपास के क्षेत्रों से ऐसे सिक्के और अभिलेख मिले हैं जिनमें नाग शासकों का उल्लेख मिलता है। ये इतिहास का हिस्सा है, लेकिन यहीं से एक नया प्रश्न जन्म लेता है। क्या यही नाग पुराणों के नाग थे? क्या इन ऐतिहासिक नाग राजाओं का संबंध महाभारत या पुराणों के नागवंश से था? इस प्रश्न का आज तक कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला। कुछ विद्वानों का मानना है कि समय के साथ इन वास्तविक राजवंशों की स्मृतियां पौराणिक कथाओं के साथ जुड़ती चली गईं, जबकि दूसरे विद्वानों का मत है कि पौराणिक नाग और ऐतिहासिक नागवंश दो अलग अलग परंपराएं हैं जो बाद में एक दूसरे से जुड़ गईं। यानी ये विषय आज भी शोध का विषय बना हुआ है। नाग केवल एक नाम नहीं, एक प्रतीक। प्राचीन भारत में सर्प सिर्फ भय का प्रतीक नहीं था, वो जल का रक्षक, भूमि की उर्वरता, पुनर्जन्म और प्रकृति की शक्ति का भी प्रतीक था। संभव है इसी कारण कुछ समुदायों ने नाग को अपने कुल चिन्ह या राज चिन्ह के रूप में अपनाया हो। इतिहास में ऐसी परंपराएं दुनिया की अनेक सभ्यताओं में मिलती हैं, लेकिन रहस्य भारत तक सीमित नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि सर्पों को केवल भारत में दिव्य माना गया, तो शायद आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि हजारों किलोमीटर दूर दूसरी प्राचीन सभ्यताओं में भी सर्प एक पवित्र प्रतीक था। क्या यह केवल संयोग है या प्राचीन मानव सभ्यताओं के बीच कोई साझा सांस्कृतिक विचार था? अगले अध्याय में हम भारत से बाहर निकलेंगे और देखेंगे कि मिस्र के फराओ, चीन के ड्रैगन, माया सभ्यता के पंखों वाले सर्प और यूनान के चिकित्सा चिन्ह पर बना सर्प आखिर एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। क्या दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं ने सर्प को संयोगवश एक जैसा महत्व दिया, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे इतिहास आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाया? दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में सर्प का रहस्य। अगर मैं आपसे कहूं कि हजारों किलोमीटर दूर एक दूसरे से बिल्कुल अलग प्राचीन सभ्यताओं में एक प्रतीक बार बार दिखाई देता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? वो प्रतीक है सर्प। लेकिन यहां सर्प भय का नहीं, बल्कि शक्ति, ज्ञान, रक्षा
और दिव्यता का प्रतीक बनकर सामने आता है। क्या ये केवल संयोग है या मानव सभ्यता के इतिहास में सर्प का महत्व हमारी कल्पना से कहीं अधिक गहरा है? प्राचीन मिस्र में फराव के मुकुट पर एक उठे हुए कोबरा का चिन्ह बनाया जाता था। इसे राजसत्ता, दिव्य संरक्षण और शाही अधिकार का प्रतीक माना जाता था। युद्ध हो या राज्याभिषेक, सर्प हमेशा राजा के साथ दिखाई देता था। लेकिन रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। यदि आप चीन की प्राचीन कथाएं पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वहां का ड्रैगन सिर्फ एक काल्पनिक जीव नहीं था। वो समृद्धि, वर्षा, ज्ञान और सम्राट की शक्ति का प्रतीक था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ड्रैगन की प्रारंभिक कल्पना प्राचीन सर्प प्रतीकों से विकसित हुई। हालांकि इस विषय पर सभी विद्वान एकमत नहीं हैं। अब चलते हैं हजारों किलोमीटर दूर मध्य अमेरिका। यहाँ माया और एज़टेक परंपराओं में पंखों वाले सर्प देवता का उल्लेख मिलता है। उन्हें ज्ञान, सृष्टि और सभ्यता से जोड़ा गया। ये आश्चर्यजनक है कि इतनी दूर स्थित सभ्यताओं में भी सर्प ज्ञान और दिव्यता का प्रतीक बन गया। लेकिन क्या इसका अर्थ ये है कि सभी सभ्यताएं एक दूसरे से जुड़ी थीं? इतिहास ऐसा कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं देता। यदि आपने किसी अस्पताल या चिकित्सा संस्थान का प्रतीक देखा हो तो संभव है आपने एक दंड पर लिपटे हुए सर्प का चिन्ह भी देखा होगा। प्राचीन यूनानी परंपरा में यह प्रतीक एस्क्लेपियस से जुड़ा था, जिन्हें चिकित्सा का देवता माना जाता था। आज भी दुनिया के अनेक चिकित्सा संगठनों में ये प्रतीक उपचार और जीवन की रक्षा का संकेत माना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, दुनिया की इतनी अलग अलग सभ्यताओं ने सर्प को ही विशेष महत्व क्यों दिया? कुछ विद्वानों का मानना है कि सर्प अपनी केंचुल बदलने की क्षमता के कारण पुनर्जन्म और नवीकरण का प्रतीक बन गया। कुछ उसे ज्ञान और प्रकृति की शक्ति का प्रतीक मानते हैं, जबकि कुछ परंपराएं उसे रक्षक के रूप में देखती हैं। लेकिन इन व्याख्याओं में भिन्नता है। कोई एक सर्वमान्य उत्तर आज भी उपलब्ध नहीं है। अब आता है सबसे विवादास्पद सिद्धांत। 20वीं सदी में कुछ लोगों ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, हॉलो अर्थ थियरी। दावा किया गया कि पृथ्वी अंदर से खोखली है और उसके भीतर एक अलग संसार मौजूद हो सकता है। कुछ लोगों ने इसे नागलोक से जोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन क्या इस दावे के समर्थन में कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? उत्तर है नहीं। आधुनिक भूविज्ञान इस सिद्धांत का समर्थन नहीं करता। इसी प्रकार रेप्टिलियन थ्योरी भी लोकप्रिय संस्कृति और षड्यंत्र कथाओं का हिस्सा है, लेकिन इसके समर्थन में भी कोई विश्वसनीय वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसलिए इन सिद्धांतों को नागलोक का प्रमाण मानना उचित नहीं होगा। तो अब तक हमने देखा शास्त्र, इतिहास, दुनिया की सभ्यताएं और विज्ञान, लेकिन अब समय है इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का। क्या पुराण और विज्ञान वास्तव में एक दूसरे के विरोधी हैं, या वे एक ही रहस्य को दो अलग अलग दृष्टिकोणों से देख रहे हैं? अगले और अंतिम अध्याय में हम इस पूरी यात्रा का निष्कर्ष निकालेंगे और शायद यही वो क्षण होगा जो नागलोक के बारे में आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। पुराण, इतिहास और विज्ञान क्या कहते हैं? हमारी यह यात्रा
एक प्रश्न से शुरू हुई थी, क्या नागलोक वास्तव में पृथ्वी के अंदर मौजूद है? और अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां हमें इस पूरे रहस्य को एक साथ समझना होगा। लेकिन इस निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले आइए एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं। यदि हम शास्त्रों को देखें तो नागलोक का वर्णन केवल एक दो स्थानों पर नहीं बल्कि अनेक ग्रंथों में मिलता है। महाभारत, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और अन्य ग्रंथ नागों, नागराजों और नागलोक का विस्तार से उल्लेख करते हैं। इन ग्रंथों में नाग केवल सर्प नहीं बल्कि दिव्य, शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणियों के रूप में वर्णित हैं। जो लोग इन ग्रंथों को आध्यात्मिक सत्य मानते हैं उनके लिए नागलोक आज भी एक वास्तविक दिव्य लोक है। यदि हम इतिहास की ओर देखें तो हमें नागवंश नाम के राजाओं और समुदायों के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन इतिहास ये नहीं कहता कि ये वही दिव्य नाग थे जिनका वर्णन पुराणों में मिलता है। कुछ विद्वान दोनों को जोड़ते हैं, कुछ उन्हें अलग परंपराएं मानते हैं और आज भी ये विषय शोध का हिस्सा है। अब यदि हम विज्ञान की बात करें तो आज तक ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला जो ये सिद्ध करे कि पृथ्वी के भीतर नागलोक जैसा कोई विशाल संसार या उन्नत सभ्यता मौजूद है। इसलिए वर्तमान वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर नागलोक को भौतिक स्थान के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन विज्ञान ये भी नहीं कहता कि हर प्राचीन कथा निरर्थक है। विज्ञान केवल इतना कहता है कि किसी दावे को स्वीकार करने के लिए प्रमाण आवश्यक है। तो सच क्या है? शायद यही सबसे कठिन प्रश्न है और शायद यही सबसे सुंदर भी, क्योंकि हर महान सभ्यता अपने पीछे कुछ ऐसे रहस्य छोड़ जाती है जो पीढ़ियों तक लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। संभव है नागलोक एक आध्यात्मिक अवधारणा हो, संभव है वो किसी प्राचीन समुदाय की स्मृति हो, और ये भी संभव है कि हम अभी उसकी पूरी व्याख्या नहीं जानते। लेकिन आज उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर किसी एक निष्कर्ष को अंतिम सत्य कहना उचित नहीं होगा। रहस्य हमेशा सिर्फ उत्तरों में नहीं छिपा होता। कई बार रहस्य उन प्रश्नों में भी छिपा होता है जो हमें ज्ञान की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। नागलोक चाहे एक दिव्य लोक हो, एक ऐतिहासिक स्मृति या एक प्रतीकात्मक दर्शन, उसने हजारों वर्षों से मानव जिज्ञासा को जीवित रखा है और शायद यही उसका सबसे बड़ा रहस्य है। अब फैसला हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप क्या मानते हैं? क्या नागलोक वास्तव में अस्तित्व में है या वो भारतीय संस्कृति की एक गहरी आध्यात्मिक अवधारणा है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए और ऐसे ही इतिहास धर्म.com विज्ञान और रहस्यों की तथ्य आधारित खोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम फिर लौटेंगे इतिहास के पन्नों में छिपे एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक ओम नमः शिवाय।